ओके, जो जो अगला टॉपिक हमने करना है वो है बेसिस का। ये अभी जो हम अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और टू डिमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो वेक्टर्स काफ़ी होते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर अ बेसिस फॉर टू डिमेंशनल स्पेस। ये जो एक्स वाई जी एक्सिस हम कहते थे तीन वेक्टर्स, दे आर अ बेसिस फॉर थ्री डिमेंशनल स्पेस। तो ये बेसिस क्या चीज़ होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर्स के सेट को बेसिस बना देती है, वो हम देख लेते हैं फॉर्मली में। आपके पास वेक्टर्स हैं v1, v2 और vn तक। ठीक है, सो यू हैव n वेक्टर्स और आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है v, उसके ये वेक्टर्स थे। वेक्टर स्पेस v के अंदर n वेक्टर्स हैं और ये फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी इन्फिनिट डिमेंशनल है। आप कहेंगे कि ये जो सेट S था, ये वाला सेट S को आप बेसिस कहेंगे अगर बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस V, बेसिस फॉर V कहेंगे अगर S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं तो V वाली जगह आ जाए, V वाली स्पेस बन जाए, यानी S स्पैन्स V। V में अगर कहीं भी जाना है, इस वेक्टर स्पेस में कहीं भी अगर पहुंचना है, तो मैं इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से उधर पहुंच सकता हूं। स्पैन का ये मतलब है ना कि अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनती है वो V वाली स्पेस है, तो फिर मैं कहूँगा दिस सेट S स्पैन्स V। फॉर एग्जाम्पल, दिस वेक्टर स्पैन्स ये वाली स्पेस। ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं, ये वाले दो, ये वेक्टर स्पैन करते हैं R2 को, क्योंकि R2 की किसी भी जगह पे पहुंच जा सकता हूँ इन दो से। रियल नंबर लाइन पे किसी भी जगह पहुंच सकता हूँ सिर्फ इस वेक्टर के थ्रू। ठीक है, ये वाले जो स्टैंडर्ड तीन वेक्टर थे एक्स वाई जी, ये स्पैन करते हैं R3 को, यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन। सो अगर तो उनके स्पैन से वो वही स्पेस बन जाती है पूरी की पूरी जिसमें वो रहते थे। एक ये कंडीशन। दूसरा, अगर वो जो सेट खुद है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, कोई भी वेक्टर इन n वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर दूसरों के थ्रू ना बन सके, दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ना बने। तो ये दो चीजें हैं, बेसिस में दो क्वालिटीज। अगर आप बेसिस हैं, कोई सेट S अगर बेसिस है, इसका मतलब है कि वो बेसिस फॉर V, बेसिस फॉर दिस स्पेस, तो वो स्पैन भी करता होगा V को, और खुद वो जो सेट S है उसके सारे वेक्टर या पूरा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ये दो होने चाहिए, ये दो हैं तो फिर आप बेसिस हो। ओके, जो हमने पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने दोनों टेस्ट किए थे। टेस्ट फॉर स्पैनिंग ये भी किया था, आप पिछले लेक्चर की स्लाइड्स देख सकते हैं, और आपने टेस्ट फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस ये भी किया था सेट ऑफ आर वेक्टर्स के लिए। ठीक है, ये दो किए थे। इधर सवाल ये पूछा गया कि आपके पास एक वेक्टर है R3 में, R3 में V1 वेक्टर है, V2 वेक्टर है और V3, तीन वेक्टर है, और आपसे पूछा ये कि क्या ये बेसिस बनाते हैं। अगर ये बेसिस बनाते हैं तो ये दो क्वालिटीज इनमें होंगी। पहली क्वालिटी, इनके ये स्पैन करते होंगे R3 को, विच मीन्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से R3 का कोई भी वेक्टर बन सकता होगा। ये टेस्ट फॉर स्पैनिंग है, ये आपने अब चेक करना है। इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से R3 का कोई भी वेक्टर बन सकता है, ये आपने वेरीफाई करना है।
कि हाँ यस दिस विल बी ट्रू। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी के वो स्पैन तो करते होंगे उस स्पेस को, दूसरी प्रॉपर्टी वो खुद आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। ये भी आपने टेस्ट किया हुआ है, तो वो आपने ये भी प्रूव करना है कि जो तीन वेक्टर हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो जनरली R3 में तीन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, R2 में सॉरी स्पैन करते होंगे, R2 के ऐसे वेक्टर जो इंडिपेंडेंट है वो भी स्पैन करते होंगे, बेसिस होंगे। ठीक है, एनी जनरल बात, एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, कोई भी n वेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट है, आर एन का बेसिस जरूर है। इनके लिए स्पैन प्रूव करना जरूरी नहीं है, स्पैन ऑटोमेटिक है। एन डिमेंशनल स्पेस में अगर वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर वो स्पैन करते होंगे, ये बात कहने की अब जरूरत नहीं। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। ये आपके लिए एक नई बात आई है। यहां से शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस और आर एन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड बेसिस हमने पढ़े में, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? एनीवन? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हम कर रहे थे, याद है? ई, हाँ स्टैंडर्ड बेसिस, हाँ E1 वेक्टर होगा 1 0 0 सारे 0, E2 होगा 0 1 0 सारे 0, और इस तरह के कितने वेक्टर्स होंगे? n, 0 0 n टू 1। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी स्टैंडर्ड बेसिस है। बेसिस तो बाद में आएगा। ये थे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। ये क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? यस। कैसे पता है? किसी भी दो को कंबाइन करने से तीसरा तो नहीं मिल रहा है। इस तरह से देख लें कि यहाँ पे आपके 1 पड़ा है पहले वाले में, और बाकी सारों के पहले कंपोनेंट पे 0 पड़ा है। तो यानी बाकी सारों की जो मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं मैं, जो मर्जी, आंसर में 0 ही आना है। पहले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, सारे वेक्टर्स के पहले कंपोनेंट को उठा लूं, जो मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं, आंसर 0 ही आना है। वो 1 कभी नहीं आ सकता, या नॉन जीरो कभी नहीं आ सकता। और दिस इज ट्रू फॉर ऑल कंपोनेंट्स बारी बारी। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये स्पैन भी करते हैं, इनसे पूरी आर एन बन जाती है। तो ये बेसिस है, दोनों प्रॉपर्टीज। ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड बेसिस फॉर M n। सिर्फ स्टेटमेंट समझा दें। एनीवन? कौन सी स्पेस है ये? आपकी हेल्प कर देता हूं। ये मैट्रिक्स है M। ये स्मॉल m n क्या है? Then rows and columns. M रोज और n कॉलम्स, यानी ये जो M n है, ये जो वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस को हम पूरा जुमला लिखते हैं। ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ
matrices of size m by n. ठीक है, वो कितने डिमेंशनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम ये m by n डिमेंशनल है। वो तो मैट्रिक्स है, लेकिन जो वेक्टर बनेंगे वेक्टर नहीं बनेंगे। नहीं नहीं। सो दिस टेल्स मी कि पिछले लेक्चर की जो ब्यूटी है वो अभी शायद अप्रिशिएट नहीं की आप लोगों ने। R2 में जो आप कहते हैं ये वाला R2 में जो कहते हैं कोई पॉइंट है, कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, तो ए बी रिप्रेजेंट्स सम पॉइंट, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स सम पॉइंट, ठीक है, ऐसा ही है। या उल्टा सोचें आप, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दिस वेक्टर। R3 में this point represents some vector. अब here the situation changes. In this space m by n with ये वाली जो स्पेस है, आप R2, R3, Rn ये बातें करते थे ना, मेरी स्पेस है m by n, इसके अंदर अब point will represent what? It will represent some m by n matrix. इस स्पेस में जब आप कोई पॉइंट कहेंगे, पॉइंट का मतलब है कि वहां पे एक m by n का कोई मैट्रिक्स पड़ा है। Every point in this space is a matrix. अब आप लोग इसको, ये आपको बात तंग क्यों करेगी? तंग तब करेगी जब आप इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे। जब आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो आपके जहन में आएगा कि अच्छा एक स्पेस है, उसके अंदर एक पॉइंट आया, पॉइंट को आपने ज्योमेट्रिकली देखा है कि पॉइंट तो गोल होता है या पॉइंट की कोई डिमेंशन नहीं होती, बस एक कोई जगह तो होती है कम से कम। तो वहां पे मैं ये m by n वाली चीज ला दूं, ये पॉइंट थोड़ी है, ये तो स्क्वायर सी कोई चीज है, पॉइंट तो नहीं हो सकता। पॉइंट को ज्योमेट्रिकली देखना छोड़ दें। पॉइंट एक लोकेशन है, उस लोकेशन की शक्ल कैसी है, उस लोकेशन पे क्या चीजें हैं, ये आप धक्के से हम क्यों कहना चाहते हैं कि नहीं वो गोल सा पॉइंट होना चाहिए, कोई स्फेरिकल। एल्जेब्रा ये कहता है कि जिसको आप पॉइंट कह रहे हैं, इट कुड रिप्रेजेंट एनीथिंग। 2D स्पेस में जिसको आप पॉइंट कहते हैं वो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है, पर 3D स्पेस में आप इतना फ्रीडम आपने ले लिया था ना कि 3D स्पेस में पॉइंट को आपने कह दिया नहीं 2 नंबर नहीं 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और ND स्पेस में फिर आपने इतना फ्रीडम ले लिया कि फिर से आपने वही टर्म यूज की पॉइंट, लेकिन आपने कहा नहीं 3 नंबर नहीं, अब n नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैं पॉइंट ही कहूंगा। तो मैं उस फ्रीडम को एक्सटेंड करी जा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो मेट्रिसेस वाली स्पेस है इसमें भी मैं पॉइंट ही कहूँगा, लेकिन ये पॉइंट अब रिप्रेजेंट करेगा एक कॉलम को नहीं, एक 2D अरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। m रोज और n कॉलम्स के नंबर्स होंगे, ये मेरा एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ज्योमेट्रिकली मत देखें, इसको एल्जेब्रिकली देखें, वही सारी ताकत आनी है। वहीं पे तो जो मैं पहले कहता था, इट गिव्स लीनियर एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा गिव्स विंग्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। वहां पे मैट्रिक्स ड्रॉ करने की कोशिश ना करें, बस नो कि एवरी पॉइंट इन दिस स्पेस रिप्रेजेंट्स सम मैट्रिक्स।
ये बात क्लियर हुई कि नहीं? स्टॉप विजुअलाइजिंग, फोकस सवाल नहीं कर रहे आप। वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स, एनीवेज जस्ट रिविजिट द लास्ट लेक्चर। कोई भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो मैट्रिसेस का सेट हो, अगर वो 10 एक्सियम सेटिस्फाई करता है और हमने तो फिर उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे। उस सेट का हर ऑब्जेक्ट आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और तो वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकती है, चाहे वो जिस साइज के भी मैट्रिक्स हों। ओके, ये तो हो गया वेक्टर स्पेस। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? रिमेंबर R2 का स्टैंडर्ड बेसिस था ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर 1 0 जिसको आप E1 कह लें चले, या एक्स एक्सिस कहते थे, और एक था ये वाला जिसको आप E2 या Y एक्सिस कहते थे। R3 के अंदर ये 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 और 0 0 1 तीन हो जाएंगे। Rn ये हमने देख ही लिए, ठीक है। सिर्फ जिस डायरेक्शन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बस 1 पड़ा है, बाकी 0 कंपोनेंट्स होंगे। मैट्रिसेस के लिए स्टैंडर्ड बेसिस कैसे देखें, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ से इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा फिर कंटिन्यू करेंगे।